यहाँ पर हमारे राजकोट के अध्यक्ष माधव जी, धनसुख भाई जी, प्रदेश के जो मीडिया प्रभारी हैं प्रशांत जी, राजू जी, और मेयर यहाँ के और अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी गवर्नेंस में जहाँ काम कर रहे हैं, और आप पत्रकार बंधु, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन जो इस महत्वपूर्ण बजट वार्ता 2021-2026 के इस पत्रकार वार्ता में यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा अनिरुद्ध जी और प्रशांत जी, राजू जी ने बताया कि यह व्यापक चर्चा बजट के ऊपर पूरे देश में की जा रही है, क्योंकि बजट के ऊपर बड़ी मेहनत से काम करते हैं। और हमने देखा एक समय देश में यह चर्चा होती थी कि क्या गुड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स है क्या, कहीं आर्थिक विषय का राजनीतिक रूप से उसका प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्थिक विषय को लेके, देश की प्रगति को लेके, देश के आर्थिक विकास को लेके यह मार्ग चुना, तो आज हम देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ही तेज गति से नहीं बढ़ रही, बल्कि जो अभी यूरोपियन यूनियन और IMF जैसे वर्ल्ड के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी कह रहे हैं कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति से नहीं आगे ले जा रहा, बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था को एक गति प्रदान कर रहा है। और यह केवल ऐसा नहीं है कि यह बिना मेहनत के पूरा काम हुआ है, यह 11वां बजट है। और जब वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में आदरणीय निर्मला जी सीतारमण जी ने कहा था कि यह 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का पहला महत्वपूर्ण बजट है, और प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने लक्ष्य रखा है 2007 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया था। यह तो महत्वपूर्ण तरीके से टैक्स के अंदर बदलाव किया। पिछले 4-5 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण खर्चे से डेवलपमेंट किया। आप सब घूमते होंगे इधर उधर, जिस तरह से सड़क बनी है, एक्सप्रेसवे बने हैं, फ्रेट कॉरिडोर बने हैं, रेल कॉरिडोर बने हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं, ब्रिजेस बने हैं, मेट्रो का पूरी तरह से जिस तरह से विस्तार हुआ है, तो लगभग 11 लाख करोड़ का हर साल कई वर्षों से केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत खर्च किया है, जिसके कारण ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर अर्थव्यवस्था के बारे में हम चिंता करते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी चाहिए, ईज ऑफ लिविंग भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होनी चाहिए, रॉ मटेरियल की, फिनिश्ड गुड्स की, उसके अंतर्गत कॉम्पिटिटिव लेवल पे आगे बढ़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया है। साथ में लेबर कोड भी पिछली बार, अभी इस पिछले सेशन में सरकार ने इंडस्ट्री, बिजनेस कम्युनिटी, MSME और सब लेबर ऑर्गेनाइजेशन सबका यह निवेदन था कि हमें लेबर लेवल पे, श्रमिक लेवल पे बड़े बदलाव करने चाहिए, उनको अंदर भी बदलाव किया है। डिजिटल इंडिया को हम देखते हैं, जिस तरह सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का सरकार ने काम किया है, डिजिटल इंडिया के बारे में काम किया है। बैंकिंग सेक्टर को मजबूत किया है। 2014 में बैंक दिवालियापन के कगार में थे, IBC जैसे बदलाव लाके बैंकिंग सेक्टर को वो किया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बदलाव और आगे बढ़ाए हैं। आज पूरे 2.25 लाख स्टार्टअप हमारे देश में चल रहे हैं। PSUs के अंदर काफ़ी चेंजेस लाए, और आज PSU केवल देश की अर्थव्यवस्था को ही नहीं ड्राइव कर रहे। पिछले साल 4 लाख करोड़ का डिविडेंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सरकार को उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर भी किया है। तो ये जो आधारभूत संरचना आर्थिक विषय में पिछले 10 बजट में देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक जो काम किया है, उसको सामने लेते हुए इस बार के बजट में एक फोकस एरिया किया है कि कई लोगों के आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से भी ये हमारे सामने आया था कि कुछ चुनौतियां हैं देश में, उन चुनौतियों को आइडेंटिफाई करके उन चुनौतियों को
निराकरण करने का काम इस बजट में किया है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार के बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासकर एमएसएमई सेक्टर के लिए आमूलचूल परिवर्तन किए। और मैक्रो इकोनॉमी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम देखते हैं कि जिस तरह सड़क और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो सरकार ने इस बार चैलेंज था कि क्या कंटिन्यूसली जो सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, क्या इस बार भी इसी तरह से आगे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएगी। तो 12.5 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर आज जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में हो गया है, उसके ऊपर अगर 12.5 लाख करोड़ का और खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर में एक साल के अंतर्गत होगा, तो किस तरह से परिवर्तन वो साथ में लेके आएगा। रोजगार के लिए बहुत सारी चीज़ें सरकार ने की है, इसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिक के लिए, किसान के लिए और व्यापारी वर्ग के लिए, इन 5 वर्ग का विशेष तरीके से ध्यान रखते हुए सरकार ने काम किया है। सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एमएसएमई सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कंटिन्यूस ग्रोथ देने के लिए ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो किया ही है, साथ में उसको अलग अलग तरह की सहायता सरकार ने प्रोवाइड की है। और सनराइज सेक्टर, अगर भारत को विश्व की आर्थिक प्रगति के अंतर्गत मजबूती से अपना स्थान बनाना है, तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक लेवल पे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करेंगे। उसमें डिजिटल डेटा सेंटर बनाने की बात है। इसमें डिजिटल डेटा सेंटर के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लेके आए हैं। सरकार ने जो कस्टम ड्यूटी और ये जो कस्टम के लेवल पे भी सरकार ने काफ़ी तरीके से सिंप्लीफिकेशन किया है। और उसमें कस्टम ड्यूटीज़ में, ट्रेड टैरिफ वाले में भी काफ़ी बदलाव किए, ताकि जिस तरह बिजनेस कम्युनिटी को जीएसटी के अंतर्गत इनडायरेक्ट टैक्स में सहूलियतें दी है जेन नेक्स्ट के माध्यम से, उसी तरह कस्टम ड्यूटीज़ में भी इस बार पार्ट बी में बहुत सरकार ने सिंप्लीफाई किया है, रिडक्शन किया है, ताकि ये जो सनराइज सेक्टर्स हैं, जो आने वाले सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो डिजिटल ग्लोबल डिजिटल डाटा सेंटर्स की बात है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत सरकार ने बहुत सारे प्रावधान किए। सेमीकंडक्टर की एक भी इंडस्ट्री आज हमारे देश में नहीं थी। हमने कोविड में जिस तरह देखा कि सेमीकंडक्टर के कारण हमारे बहुत विश्व के कई जो लेवल पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह को, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखें या उस तरह की इंडस्ट्रीज़ को देखें, उनके अंदर सेमीकंडक्टर क्योंकि भारत में नहीं बनते थे, तो उसको अंदर काफ़ी समस्याएं सामने आई। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए 40,000 करोड़ दिया है। टूरिज़्म अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करेगा और टूरिज़्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए बहुत तेज़ी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो करेगा ही, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी महत्वपूर्ण तरीके से बदलाव लेके आ सकता है। तो टूरिज़्म में चाहे जो गाइड्स के ट्रेनिंग की बात है, आइडेंटिफाई करना डेस्टिनेशन, आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई करने का काम किया है। बहुत तरीके से टूरिज़्म सेक्टर में बदलाव किए। हेल्थ सेक्टर के अंदर जो सरकार ने कई तरह के जो हेल्थ हब्स बनाने की बात की है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली हेल्थ टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिल सकता है, हॉस्पिटल्स भी बन सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी बन सकते हैं। इस तरह के हेल्थ हब एक्सपेंडिचर के साथ भी सरकार ने यह भी ध्यान में रखा है कि अगर बजट में खर्चे तो बढ़ा दें, लेकिन खर्चे के साथ जो आय है उसके साथ अगर फिस्कल डेफिसिट हो जाता है, खर्चा, कई बार हम कहते हैं कि आमदनी चवन्नी और खर्चा रुपया, तो फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। उसके अंदर भी सरकार ने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को महत्वपूर्ण तरीके से 4.4% पे रखा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देना,
फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल रखना और डेट जो बोरोइंग है उसके अंदर भी सरकार ने एक रोड मैप बनाया है कि जो कॉरपोरेट जो सरकारी डेट है उसको 50% से नीचे रखने का काम किया है। और साथ में इन्फ्लेशन, महंगाई दर अगर बढ़ जाती है तो महंगाई दर अगर बढ़ जाती है तो महंगाई भी आम जनता को बहुत तकलीफ दे सकती है, तो उसको भी 2% से नीचे रखने का काम किया। तो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। आधारभूत संरचना जो पिछले 10 वर्षों में सरकार ने अलग अलग सेक्टर में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है, उसको आगे ले जाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो मिसिंग लिंक था, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे नहीं बढ़ पाए थे हमारे देश में, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सर्विसेज सेक्टर में ही ज़्यादातर देश की प्रगति हुई, तो उसको भी सामने ध्यान में रखा हुआ है। और आने वाले समय में ऐसे कैटलिस्ट आइडेंटिफाई सेक्टर्स किए हैं जो सनराइज सेक्टर के रूप में रिन्यूएबल एनर्जी, एआई सेक्टर, सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और डेटा सेंटर्स, इन सब के रूप पर भी काम किए। लास्ट बात जो मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार का ये जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के अंतर्गत सरकार ने इस बार बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए साथ में काम किए। हम गुजरात में आज हैं। गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत मशहूर है, केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं, गुजरात की बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियल कम्युनिटी, सब लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे अफ्रीका में देख लें, यूएस में देख लें। तो गुजरात की जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आती है। और इस बार सरकार ने, खासकर वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बात को ध्यान में रखा है कि जो स्टेट आर्थिक रूप से अपनी प्रदेश को मजबूती से आगे ले जाना चाहता है, उसके लिए इमेंस अपॉर्चुनिटी सरकार ने घोषित की हुई है। जब मैंने कहा कि ग्लोबल डेटा सेंटर बनाने के लिए बहुत सारे प्रावधान सरकार ने किए हैं, तो वो ओपन एंडेड छोड़ दिए। जो प्रदेश चाहेगा, जो प्रदेश इसमें आगे बढ़ेगा कि मैं इतने ग्लोबल डेटा सेंटर्स यहाँ बनाऊंगा और उसके लिए सरकार, केंद्रीय सरकार की योजना के साथ इंटीग्रेट करके काम करना चाहेंगे, तो उसके लिए ओपन एंडेड है, जो भी प्रदेश इसमें आएगा वो बना सकता है। केमिकल पार्क्स को खोल दिया है, और पहले तो ये होता था कि मैंने इस प्रदेश को, पश्चिम बंगाल को ये दे दिया, वहाँ पे ये दे दिया। इस बार कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को ध्यान में रखते हुए स्टेट्स को सरकार ने इनिशिएटिव दिया है कि वो केमिकल पार्क्स बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत स्कीम्स हैं और वह इनिशिएटिव लेके केंद्र सरकार के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ग्लोबल डेटा सेंटर, केमिकल पार्क, सिटी इकोनॉमिक जोन, अगर राजकोट है, जूनागढ़ है, ऐसे जो सिटीज़ हैं जो आने वाले समय में अपने आप को आगे डेवलप करना चाहते हैं, हमारे साथ यहाँ के मेयर भी हैं, तो 1000 करोड़ पर ईयर 5 ईयर्स के लिए सिटी इकोनॉमिक जोन डेवलप करने के लिए सरकार ने दे दिया। जो भी प्रदेश चाहेगा, ऐसा नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश चाहेगा तो उसी को मिलेगा, या महाराष्ट्र को, केंद्र सरकार ने ये ओपन छोड़ दिया है। सिटी इकोनॉमिक जोन डेवलप कर सकते हो, एक प्रदेश कई सिटीज को डेवलप कर सकता है। आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये भी छोड़े हैं, जो प्रदेश चाहेगा आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करेंगे। उसमें ट्रेड गाइड्स को सरकार, केंद्र सरकार की मदद से उनको ट्रेन करेंगे, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, उनके लिए ग्लोबल लेवल पे अवेयरनेस और उनके बारे में एडवर्टाइजमेंट के रूप में खर्चा किया जाएगा, और उनको हेरिटेज साइट्स के रूप में डेवलप करेंगे। गुजरात में बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिनका कि आइकॉनिक वर्ल्ड लेवल पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम सब देखते हैं, जैसे कच्छ डेवलप हो रहा है, और जो बड़ौदा के पास सरदार पटेल जी का जो स्टैचू है वहाँ पे जिस तरह से डेवलपमेंट टूरिज्म का हो रहा है, और ऐसे सोमनाथ जी हैं, गिर फॉरेस्ट है, ऐसे और भी आइडेंटिफाइड आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात की है। 5 हेल्थ सर्विसेज के हब्स बनाने की बात है, जिसमें कंप्लीट हॉस्पिटल्स,
मेडिकल कॉलेजेस ये है, और यह भी ओपन छोड़ा हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप हब्स को भी खोल के रखा हुआ है सभी प्रदेशों में, कि कौन जो प्रदेश आगे आएगा तो वो उसको अपॉर्चुनिटी देगी केंद्र सरकार, उसको डेवलप करेंगे। 200 लीगेसी मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, ऐसे पूरे देश में छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं जो एक समय में बड़े अच्छे डेवलप थे, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर किसी न किसी कारण से, चाहे फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट के माध्यम से या किसी प्रोडक्ट के ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन के कारण जो सरकार नहीं कर पाई, तो जो कुछ चीजें नहीं डेवलप हो पाए, तो ऐसे 200 लीगेसी मैन्युफैक्चरिंग हब्स को भी रिन्यू करके सरकार आगे बढ़ेगी। और जब मैंने कहा कि 12.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बार केंद्र सरकार ने खर्चे के लिए प्रोविजन किया है, साथ में 50 साल के लिए स्टेट्स को 50 वर्ष के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देने का, कैपिटल एक्सपेंडिचर को, अगर केंद्र सरकार तो एक्सपेंडिचर करेगी, प्रदेश भी 5 लाख करोड़ तक का पैसा टैक्स इंटरेस्ट फ्री माध्यम से केंद्र सरकार उन्हें फाइनेंस करेगी। तो लगभग 17.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरकार यहाँ पे करने के लिए प्रावधान इन्होंने किया है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे बड़ी बात है कि हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, अगर आप अभी हम देखते हैं कि कुछ ही दिन पहले जो हमारा यूएस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके अंतर्गत, उसके पहले ये 9वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएस के साथ सरकार ने किया है। उसके पहले कुछ दिन पहले ही यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, उसमें 27 कंट्रीज इंक्लूडेड है। उसके पहले मॉरिशस, जो यूएई, ओमान, यूके, जर्मनी, इनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सरकार ने किए हैं। अब 38 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए। ये 9वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में महत्वपूर्ण रहता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉम्पिटिटिव नहीं हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं हो, उनके अंदर मार्केटिंग एक्सेस प्रॉपर ना हो, और वह आगे उसकी क्वालिटी लेवल पे ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स वो नहीं अगर कर पाता, तो फिर वह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा नहीं होता। हमने देखा कि पिछली सरकारों ने जिस तरह से एग्रीमेंट तो किए थे जापान और कोरिया से, लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना मजबूत नहीं था, इसलिए वह उसका लाभ हम लोगों को नहीं मिला। तो इस बजट में इस बात को भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया है कि जो सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स खासकर रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट करके तो जिस इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ऐसे इंडस्ट्रीज के अंतर्गत उनको लाभ मिल सकता है, उनके लिए भी बहुत सारे प्रावधान किए। तो इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़े, उसको जो हमारे एग्रीमेंट ग्लोबल लेवल पे हो रहे हैं उसके लिए पूरी तरह से आधारभूत संरचना मिले, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के माध्यम से डिमांड भी क्रिएट हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो, आम जनता के लिए ईज ऑफ लिविंग बिजनेस भी हो, और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के लिए जो प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप के साथ आगे आए, वह लोगों को, उस प्रदेशों को बहुत अपॉर्चुनिटीज इस बजट में दी गई है। मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स वह पूरी तरह से मजबूत है, उसी के ऊपर बिल्ड करते हुए यह विकसित भारत की संरचना को लेने के लिए फाउंडेशन स्टोन के माध्यम से इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। और मुझे लगता है कि विशेषकर अगर इस बजट को हम लेके जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत भी सरकार ने जो भी प्रावधान है, सभी को सरकार ने पूरी तरह से उनके लिए प्रावधान पूरे किए हैं, और आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को तेज गति से ले जाने का एक फाउंडेशन, आधारभूत संरचना इस बजट के अंतर्गत की गई है। और मेरा आग्रह भी है कि आप लोग इस बजट के पूरे प्रावधानों को लेके जनता तक जाएंगे। अगर किसी सरकार तो एक इनिशिएटिव लेती है, सरकार एक इकोसिस्टम
क्रिएट करती है, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। जो लोग उसको यूज कर सकते हैं, उन लोगों को अगर जानकारी नहीं होगी तो वह लोग उसका पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए यह व्यापक जो एक्सरसाइज की गई है, और इसके बाद अगर आपके कुछ प्रश्न भी होंगे तो वो भी हम लेंगे। और मैं प्रदेश जो यहाँ राजकोट की पूरी टीम है उसका भी धन्यवाद भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ कि उन्होंने यह आज पत्रकार वार्ता और अन्य कार्यक्रमों को यहाँ पे निर्धारित किया है और आप लोगों से बात करने का मौका दिया। धन्यवाद। देखिए, मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया था कि इस बार बजट के अंतर्गत अगर जो रेयर अर्थ मेटल्स के लिए कॉरिडोर बनाने की बात है, सूरत के अंदर एक रेयर अर्थ मेटल का कॉरिडोर इसमें प्रावधान किया गया। जो कोस्टल, जिनकी हाई लॉन्ग कोस्टल एरियाज जो हैं प्रदेशों में, जिन प्रदेशों में, उसके अंदर 20 वाटरवेज के अंतर्गत सरकार ने बड़े प्रावधान किए हैं। 7 रेल कॉरिडोर की सरकार ने प्रावधान, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात की है। और जब 17.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी तो उसमें रोड्स बनेंगे, रेलवेज बनेंगे, एयरवेज बनेंगे, वाटरवेज बनेंगे, मेट्रो रेल आएंगी, इन सब के संदर्भ प्रावधान होंगे। और यह जो मैंने 5-6 इनिशिएटिव्स किए हैं, हेल्थ हब, एंटरप्रेन्योरशिप हब, आइकॉनिक जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात है, 200 मेगा जो पार्क्स हैं, जो लीगेसी मैन्युफैक्चरिंग पार्क है, टेक्सटाइल मेगा टेक्सटाइल पार्क है, इनके अंदर सरकार ने, जो भी प्रदेश आगे आएगा और सरकार के पास इसके अंतर्गत अपनी इन योजनाओं में वो अपनी बात को करेगा तो वह सरकार उसमें, केंद्र सरकार उन योजनाओं को सपोर्ट करेगी। मुझे लगता है कि जो जिस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप गुजरात में है, सबसे ज्यादा फायदा इस बार आने वाले समय में इस बजट से गुजरात ले सकता है। नहीं, देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को सरकार ने बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखा हुआ है। इकोनॉमिक जो सर्वे था उसमें यही चैलेंज था कि अगर हमने कहीं ना कहीं सरकार फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम तो नहीं करेगी। तो मैंने आपको बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ावा दिया है और फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल किया है। उसका वित्त मंत्री जी से अभी पीछे बात हुई थी तो हमने भी पूछा था कि कैसे आप इसको फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करेंगे। वो एफिशिएंसी इन टैक्स कलेक्शन, जीएसटी रेट हमने कम किया है लेकिन फिर भी जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है क्योंकि फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट में लोग आ रहे हैं और जो लीकेजेस हैं, जो लीकेजेस होते हैं करप्शन या किसी कारण से टैक्स लोग तो देते हैं, सरकार के पास नहीं पहुंचता, उन सबको टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए सरकार ने उसमें एफिशिएंसी लाई है। और गवर्नमेंट डिलीवरी में जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, 50 लाख करोड़ का वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत सरकार ने पिछले 11 साल में फंड ट्रांसफर किया है, 0 लीकेजेस के, 100% आम जनता के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से गया है। तो एफिशिएंसी इन टैक्स कलेक्शन, एफिशिएंसी इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी इन वेलफेयर स्कीम्स एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इन सारे चीजों को का 360 डिग्री एक काम आगे बढ़ाते हुए और उसको सरकार ने फिस्कल डेफिसिट और डेट को भी कंट्रोल करने की बात की है। और एक चीज और मैं लास्ट बात बता दूं कि अगर सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो उसका 1:3 इम्पैक्ट इकोनॉमी में होता है। तो अगर 17.5 लाख करोड़ का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसका 3 टाइम्स यानी 17.5 into 3 टाइम्स इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगा। इकोनॉमी को बहुत बड़ा सपोर्ट इसमें मिल रहा है। देखिए, एआई के लिए बेसिक चीज सपोर्ट क्या चाहिए? ग्लोबल डेटा सेंटर चाहिए। जो डेटा है देश का, जो डेटा है उसके लिए इम्पोर्टेंट जो इकोसिस्टम चाहिए, इसीलिए सरकार ने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जीसीसी बनाने का प्रावधान किया है और ग्लोबल डेटा सेंटर बनाने का काम किया है। और इसके अंतर्गत ये जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट है या जो इसके मीडियम पार्ट्स के इंपोर्ट्स हैं, उन सब के ऊपर भी सरकार ने महत्वपूर्ण तरीके से प्रावधान किए हैं। एआई के लिए
सेमीकंडक्टर्स के लिए, रेयर अर्थ मेटल्स के लिए और क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनके लिए और डेटा सेक्टर के लिए। ये पूरा जो इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स हैं, इनको सनराइज सेक्टर के रूप में मानते हैं। उसके ऊपर बहुत इनिशिएटिव इस बजट में किए गए, काफी फंडिंग की व्यवस्था की गई है और ग्लोबल लेवल पे इंटीग्रेट करने का। नहीं तो इस बात तो रेयर अर्थ मेटल्स और क्रिटिकल मेटल के लिए ही पूरा इनिशिएटिव लिया है और इसीलिए सरकार ने, क्योंकि आज चाइना का डोमिनेंस क्यों है, उसके पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं और रेयर अर्थ मेटल जो है, और गुजरात में कई डिपॉजिट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको देख डिपॉजिट्स को डेवलप करने का काम सरकार ने किया। देखिए, एक डिफेंस की बात की है और डिफेंस में जब तक सशक्तिकरण नहीं होता, सामरिक रूप में हम मजबूत नहीं होते, हमारी बात कोई विश्व सुनने वाला नहीं है। एक समय था जब हमारा 90% जो डिफेंस जो रिक्वायरमेंट थी वो हम इंपोर्ट करते थे। लास्ट ईयर 68% डिफेंस जो इक्विपमेंट है हमारे, वो डोमेस्टिकली हमने प्रोक्योर किए हैं। डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत तरीके से सरकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उसके अंतर्गत काम हो रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी को अगर आप देखें तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत हम आगे बढ़ रहे हैं। जो ग्रीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये जो अन्य विंड एनर्जी है, इन सब के अंतर्गत ये जो अल्टीमेटली डिफेंस, अगर आप एक कोई डिफेंस का पार्ट बनाते हैं, HAL किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय HAL एकदम लॉस मेकिंग कंपनी था, आज उसके अंदर इतनी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है और उसके साथ कई इंडस्ट्री डेवलप होती है। ऐसे स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर केवल लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट ही नहीं बनते, उसके बहुत सारे पार्ट बनते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर शांति बिल पिछले सेशन में लेके आए हमारी सरकार, और उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को काफी तेजी से सपोर्ट किया है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को स्टेब्लिश करने के लिए काम करें। और केवल इन सब चीजों में स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत फंडिंग की है, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए, उनके अंदर टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए। जो कई बार हम बात करते हैं कि कस्टम ड्यूटीज वगैरह में इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट है, इन सब के लिए, इनके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जो कस्टम ड्यूटीज एक्सेट्रा है, उनके अंदर भी सरकार ने बहुत तरीके से छूट दी है, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, ये जो आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक लेवल पे देश की अर्थव्यवस्था को ड्राइव करेंगे, उन सेक्टर्स के लिए सरकार ने बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान किए। और इन सब का बेस क्या है? डेटा सेंटर, ग्लोबल डेटा सेंटर और ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, GCC और ग्लोबल डेटा सेंटर। इसके अंतर्गत जो हमने यूएस की बात आती है कि इतने सारे इंपोर्ट्स हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, उसमें बेसिकली जो हम लोगों ने बोला है वो ये है कि इन सेक्टर्स में जो टेक्नोलॉजी भी आए, इन सेक्टर के पार्ट भी भारत में आए, और ये जो भी प्रदेश इसमें इनिशिएटिव लेगा उसको डेटा सेंटर बनाने का पूरा केंद्र सरकार सपोर्ट करेगी। फाइनेंसिंग, उसको टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की परमिशन, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने की परमिशन, उसके लिए रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स डेवलपमेंट के साथ उसकी प्रोक्योरमेंट की परमिशन, ये सारे केंद्र सरकार सपोर्टिव रूप में रोल प्ले करेगी। देखिए, बजट के प्रावधान में साइबर क्राइम रोकने का कोई प्रावधान सीधा वैसे नहीं होता। अल्टीमेटली वो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और उसका सारा काम होता है। तो बजट में स्पेसिफिक प्रावधान साइबर क्राइम रोकने के लिए नहीं है, बट इन सेक्टर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैती जो है हमारी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये जो है, वो लोग इसमें काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं, कर ही रहे हैं। अल्टीमेटली पुलिस वगैरह की ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है। नहीं, देखिए, ये जो ग्लोबल जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, हम जानते हैं यूएस का डिसरप्टिव पॉलिसीज, उन्होंने जब से ये टैरिफ यूनिलेटरल रेसिप्रोकल ट्रीटी टैरिफ की बात की, लेकिन उन्होंने यूनिलेटरल टैरिफ लगा दिया और एक समय तो 50% का टैरिफ उन्होंने लगा दिया था। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि कंपैरेटिवली हमें देखना होता है जिन कंट्रीज से साथ हमारा कंपटीशन है,
यूएस को सप्लाई करने का, उन कंट्रीज का जो टैरिफ है और हमारा क्या टैरिफ है, तो उसमें अगर आप इंडोनेशिया, बांग्लादेश, फिलीपींस और थाईलैंड ऐसे कंट्रीज जिनका कि यूएस में सप्लाई है, उनके टैरिफ और हमारे टैरिफ को कंपैरेटिवली देखेंगे तो हमारा लोअर है, पहली बात। दूसरा ये बात है कि जो सेक्टर्स, जिन सेक्टर्स में हमें टेक्नोलॉजी और इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स चाहिए, जैसे मैंने सनराइज सेक्टर्स की, उनमें तो हमने जो टैरिफ रिड्यूस किया है, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, फिशरीज है, मैरीन सेक्टर है, शिप बिल्डिंग सेक्टर है, जो खासकर किसान, डेयरी प्रोडक्ट और मैरीन सेक्टर, इन सेक्टर्स पे हम लोगों ने अपने किसानों के इंटरेस्ट और अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट को पूरी तरह प्रोटेक्ट किया है। तो जो सेक्टर्स हमारे लिए, जिन सेक्टर्स को डेवलपमेंट करने के लिए यूएस की टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और इंटरमीडिएटरी आइटम्स चाहिए, उन क्षेत्रों में हमने कस्टम ड्यूटी टैरिफ को कम किया है। जिन सेक्टर्स में हमारे लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए, उसमें हमने बिल्कुल नहीं खोला है और हमें एक्सेस मिल रहा है हमारे एमएसएमई सेक्टर्स को, मैरीन सेक्टर्स को, जो ग्लोबल लेवल पे हमारा यूएस में मेजर एक्सपोर्ट क्या होता था, सर्विसेज, मैरीन और ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा, जो एमएसएमई सेक्टर से इंटरमीडिएटरी सप्लाई चेन में प्रोडक्ट होते थे। इन तीनों सेक्टर्स को हमने ये जो एग्रीमेंट किया है, इसके कारण जो रेस्ट्रिक्शन आ गया था 50% के टैरिफ का, उससे हमने कम करके 18% के लेवल पे लाए हैं। लेकिन उसमें भी सर्विसेज तो बिल्कुल जीरो है, सर्विसेज पे कोई टैरिफ नहीं है यूएस में। तो भारत का जो इंटरेस्ट है उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए। और केवल अमेरिका ही अकेला देश नहीं है, आज हमारा ट्रेड यूरोपियन कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अमेरिका के टैरिफ के बाद भी अगर हम इस साल का हमारा एक्सपोर्ट देखें तो वह $400 बिलियन से के ऊपर हो, यानी घटा नहीं है, बढ़ ही गया है। और आने वाले समय में जल्दी ही हमारा एक्सपोर्ट काफी डबल होने के चांसेस। સાંજ સમાચાર ફેસબુક પેજને લાઇક કરો, વિડીયો શેર કરો અને વધુ વિગતવાર સમાચાર માટે sanssamachar.net વિઝિટ કરો।